नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18। मध्य प्रदेश इस समय देश में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के तौर पर भी उभर रहा है। संस्कृति को शासन के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है और डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में धर्म, राजनीति, शासन, संस्कृति इनको समाहित करके एक नई पहल शुरू हो रही है। लेकिन इस वैचारिक ताकत के पीछे एक महत्वपूर्ण शख्सियत है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार भी हैं और साथ ही वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव भी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि मैंने कहा कि संस्कृति को शासन के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है और कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, राज्य का कर्तव्य ही है कि जो समाज के तमाम जो अनुषंग हैं, जो सारे आयाम हैं, चाहे वो कृषि हो, चाहे फिर लोक निर्माण हो, राजनय है, कई तरह की चीज़ें, शिक्षा है, तो संस्कृति का भी अधिकार है कि राज्य उसको समर्थन दे। दूसरी बात कि संस्कृति के अंतर्गत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे विदेश नीति हो, या हम तमाम लोक निर्माण की बात करें, व्यापार विनिमय की बात करें, वनों की बात करें, सब संस्कृति का हिस्सा ही है। और ये अच्छी पहल है या अच्छा विचार है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कि मध्य प्रदेश जो है, जो कि जाहिर है कि देश के, दुनिया के बहुत पुराने, माने एक तरह से आदिम युग के भूभाग में से ये रहा है। हजारों साल, लाखों साल से इसकी अवस्थिति है। तो धर्म राज्य के रूप में, सांस्कृतिक राज्य के रूप में, शैक्षिक राज्य के रूप में और उद्योग व्यापार के राज्य के रूप में इसकी एक बनक बने, इसका एक तेवर बने, इसकी एक पहचान बने। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, अभ्युदय मध्य प्रदेश का जी। तो पहली बात तो ये कि अभ्युदय का जो संदर्भ जुड़ता है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, लगभग आज से 7,000 साल पहले, जब इस शब्द का, इस भाव का उन्होंने प्रयोग किया। बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इसको अभ्युदय का उपयोग किया और फिर माननीय मुख्यमंत्री ने किया। तो मध्य प्रदेश का जो उदय है वो भ्रम के बगैर, भय के बगैर और दृढ़ संकल्प के साथ। जैसे कि अभी आपने बात की, भगवान कृष्ण का आपने उदाहरण दिया, तो एक बात आती है कि वैश्वीकरण का दौर है। ऐसी स्थिति में धर्म को, सनातन को, साथ में शासन के साथ, तो कैसे इसको हम संतुलित कर सकते हैं? क्या विचार रखते हैं आप इस पर? धर्म और शासन जी। तो एक तो ये परंपरा हमारे यहाँ तो सदियों से चली आ रही है जी। जब भी हम बात करते हैं, याद करें तो जैसे भगवान श्री राम हैं या उनके पिता हैं दशरथ हैं, या और भी दूसरे जो राजा है, सम्राट हुए हैं, चाहे सम्राट पृथु हों, जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले खेती योग्य बनाने की पहल की, ज़मीन को जोता, है ना। तो तब से लेकर हमेशा जो है एक धर्म शक्ति जो है, एक ज्ञान शक्ति जो है, वो राज्य को नियंत्रित करती थी, राज्य को संचालित करती थी या प्रेरित करती थी। तो जैसे महर्षि वशिष्ठ के रूप में हम देखें, या और तमाम, जैसे इवन हम यदि बहुत पुराने समय में न भी जाएं तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की बात जब आती है तो चाणक्य की भूमिका वहाँ है। तो चाणक्य की भूमिका व्यक्ति नहीं है। अंत में एक धर्म आधारित, संस्कृति आधारित राज्य के लिए क्या एक समाज का सपना होना चाहिए, देश का सपना होना चाहिए, तो उसको लागू करने की जो पहल है, और ये लोकतंत्र में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि धर्म होता है, शासन होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को शासन से अलग रखना चाहिए, खासतौर से भारतीय संदर्भ में। क्या विचार आप रखते हैं इस पर? देखिए, आपको लगता है मतलब कि धर्म को शासन से अलग किया जा सकता है? देखिए, अलग न तो किया जा सकता है, लेकिन
ये एक तरह का पश्चिमी विचार है। जी। इसको आप कृपया यूँ समझने की कोशिश करें कि लगभग 1800 साल के दौरान लगातार ये भाव जगाने की कोशिश की जाती रही कि आप धर्म से रहित हो जाएं। जी। कह कौन रहा है? पश्चिम के समाज का, जिसका संचालन पोप कर रहे हैं, जी। उनको निर्देशित कर रहे हैं। जी। और धर्म ने वहाँ पर कई तरह की विसंगतियाँ और कई तरह की असभ्य गतिविधियाँ, जी। जैसे कि अरस्तु हैं, उनके साथ क्या हुआ, सुकरात हैं, उनके साथ क्या हुआ, जो जीवन के बारे में, और ऐसे तमाम अन्य समाज भी हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में हम देखें तो ऐसे उदाहरण शायद कम ही होंगे कि जब धर्म ने या संस्कृति ने किसी समाज को दमित करने की कोशिश की हो या नष्ट करने की कोशिश की हो। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति को और धर्म को, शासन को, समाज को, इन सबको केंद्र में रखकर बहुत सारी पहल शुरू की है। हमने देखा कि महाभारत को लेकर हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे, कृष्ण पाथे को लेकर हमारे यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, और राम वन गमन पथ को लेकर भी हमारे यहाँ बहुत सारे काम हो रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर आप उससे जुड़े हैं। कैसे आप इसके प्रभाव को देखते हैं समाज पर, प्रदेश पर, युवाओं पर? प्रभाव तो मेरा ख्याल है कि नज़र आ रहे हैं जी। ये ठीक है कि ये जो संस्कृति अभिमुख दृष्टि के साथ राज्य का जो संचालन है वो अभी पिछले 2 वर्षों में खूब बढ़कर हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव की भी जो बनक है, और तो वो भी संस्कृति के आधार पर है, और स्वाध्याय उनका है। जैसे इस बात को जवाब दूंगा मैं, लेकिन जैसे जो मैं उनको जब देखता हूँ तो मैं कई बार कहा भी है कि उनके नाम के 3 अर्थ हैं। जी। डॉक्टर भी हैं, मोहन भी हैं, यादव भी हैं। डॉक्टर हैं तो वो पढ़े लिखे हैं, कई विषयों के जानकार हैं, और जानकारी हासिल करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए अभी भी वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद, सतत व्यस्त होने के बावजूद, माने हम जब सामान्य जो नागरिक हैं, हमारे पास जो दायित्व रहते हैं जीवन के, परिवार के, कामकाज के, नौकरी के, तो हम परेशान हो जाते हैं। तो कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, तो उसके पास तो लाखों करोड़ों लोगों के महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, उनके जीवन का संचालन करना। जैसे ना वो एक मुक्तिबोध की कविता है, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। राज्य में तो ये सब होना है, तो उन सबको एक अपना परिजन मानते हुए उनकी चिंता करना। तो आपको लगता है कि संस्कार पे या संस्कृति पर आधारित जो शासन का मॉडल होता है, आपको लगता है ये कि कहीं ना कहीं समाज को ये दिशा देने का काम कर सकता है, नैतिकता और अनुशासन को मजबूत करता है? 100%। क्योंकि एक जिसको कहें कि हम आदिम समाज की यदि हम याद करें तो वहाँ, और बहुत सारे हमको जो पश्चिम की अंग्रेजी की फिल्में हम जब देखते हैं तो वहाँ तो ये है कि भाई मुझे भूख लगी तो मैं लूट लूँगा, है ना। चार्ली चैपलिन की भी फिल्म थी जिसमें चैपलिन जो है एक बर्फबारी के क्षेत्र में पहाड़ पर फंस जाते हैं, उनके साथ एक बंदा और है, उसको भूख लग रही है, तो चैपलिन को जूता समझ के जूता ही खा सकते, उस वक्त वहाँ कुछ था नहीं, तो या एक पशु के रूप में वो देख रहे हैं उसको, तो वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो समाज का जो आदिम अवस्था थी, उसमें आज भी दुनिया के बहुत सारे जो समाज हैं वो भी आज भी उस आदिम अवस्था से बाहर नहीं आए। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि धर्म संस्कार आधारित देश और राज्य होने के कारण भारत में और मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें जो हैं सबके विकास के लिए, जो राजनीतिक नारा भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है, सबका साथ सबका विकास, तो ये कौन सी चीज़ सिखाती है आपको? संस्कार और संस्कृति ये सिखाती है। वीर भारत न्यास आखिर क्या है और उसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो वीर भारत न्यास के माध्यम से भी जो हमारा प्रयास है कि भारत की जो युग युगीन गौरवमयी परंपरा जो है उसको हम एक तरह से पुनर्वलोकन करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, और उसकी जो शक्ति है उससे समाज को और मजबूत करना चाहते हैं। जैसे कि 2 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री ने वो नारा दिया और डॉक्टर मोहन यादव ने उसको तत्परतापूर्वक अंगीकार करने का काम किया, प्रयास किया।
विरासत भी, विकास भी, विश्वास भी। आपको लगता है कि इतिहास के साथ न्याय हो रहा है, कुछ चीजें बदल रही हैं? कोशिश तो अच्छी है, हो ही रहा है। और यह भी अच्छी बात है कि मान लीजिए जैसे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में हम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में तमाम स्तरों पर जो गंभीर काम है शोध का, अन्वेषण का, जैसे वीर भारत न्यास की मैंने बात कही कि हम शोधपरक ही संस्थान को बनाना चाहते हैं, अन्वेषण के साथ, तथ्यों के साथ चीज़ों को वापस समाज के सामने रखना चाहते हैं। और इसीलिए इस बात का आनंद है या गौरव है, इसे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। जी, जैसे कि आपने वीर भारत न्यास की बात कही, तो वीर भारत न्यास के तहत जो हमारे महानायक रहे हैं, जो हमारे पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने देश को बनाने में, गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको हम नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचा रहे हैं? देखिए, मैं अपने हिस्से की बात करूंगा जी कि प्रदेश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। जी। देवलोक बनाने की बात भी है ना। अभी भी मुख्यमंत्री कल परसों में ही परशुराम मंदसौर में करके आए हैं, या परशुराम लोक की बात है, पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ है। जी। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक तो उज्जैन में संग्रहालय बन रहा है वीर भारत न्यास के नाम से, संग्रहालय के माध्यम से, जिसमें युग युग भारत की गौरवशाली परंपरा जो है, जो चरित्र हैं, उनको लेकर हम करने वाले। और एक कोशिश हमारी है उसी बहाने से कि भारत निधि, एक मोनोग्राफ की सिलसिला हम लोग चालू कर रहे हैं, जल्दी समाज के सामने भी आएगा। तो केवल संकल्प है 5000 मोनोग्राफ का। जी। तो 5000 चरित्र जो हमारे हैं, चाहे उसमें गौतम बुद्ध भी हैं, महावीर स्वामी भी हैं, राम भी हैं, महादेव भी हैं, दुर्गा भी हैं, जिनने भी समाज के विकास के लिए सकारात्मक या नकारात्मक काम किए हैं। अधिकतर तो 90% तो सकारात्मक भी विषय रहे हैं। तो उनके बारे में अध्ययन करते हुए समाज के सामने लाने की बात है। जिन युवाओं की हम बात कर रहे हैं, उन युवाओं को अपने शास्त्रों से, अपनी संस्कृति से और अपनी देशभक्ति से जोड़ने की, खासतौर से तब जब ये टेक्नोलॉजी का युग है, आधुनिक युग चल रहा है, एआई का युग आ गया, ऐसे में एक प्रभावी विधि आपको क्या लगती है, क्या हो सकती है कि उनको अपनी जड़ों से भी जोड़ा जाए, संस्कृति से भी जोड़ा जाए? जोड़ना चाहिए ना, जोड़ ही रहे हैं, सारे प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए हम भारत में, प्रदेश में जो आधुनिक ज्ञान पद्धति है उसका तो उपयोग कर ही रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है सांस्कृतिक जागरण का मंच बन रहा है, या सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर तैयार हो रहा है, तो भारत के लिए मध्य प्रदेश की भूमिका, खासतौर पर सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कैसे आप देखते हैं, क्या भूमिका देखते हैं मध्य प्रदेश की? केंद्रीय भूमिका ही देखता हूँ, इसको कपोल कल्पना न माना जाए। न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को दिशा देने का काम बिल्कुल सांस्कृतिक तौर पर मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं। बिल्कुल। जैसे 2 उदाहरण मैं दूंगा। एक तो भगवान श्री कृष्ण का ही है, गीता का ज्ञान, उसकी बात हम करें तो अंत में वो मथुरा से चलकर बनारस नहीं गए हैं, उज्जैन वो पढ़ने आए हैं, और यहाँ पर आकर वो जगत गुरु बनते हैं। हर विद्या में, हर कला में वो माहिर हैं, और उन्होंने ही समाज को, भारत को विध्वंस से, संहार से बचाने की अपनी जितनी संभव थी वो कोशिश की। जब आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करते हैं सांस्कृतिक सलाहकार के तौर पर, तो क्या विचार आप लेकर जाते हैं? आपको लगता है कि इस पर, क्योंकि कई सांस्कृतिक सलाहकार के तौर पर जब डॉक्टर श्रीराम तिवारी डॉक्टर मोहन यादव जी से बात करते होंगे या कोई योजना लेकर जाते होंगे, तो क्या रिस्पांस रहता है उनका? देखिए, ये बड़ा मज़ेदार है। मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं उनसे नियमित मिलने वाला शख्स नहीं हूँ जी। अब देखें, रोज़ जो उनका शेड्यूल आता है तो उसमें कहीं यह नहीं है कि सब वो श्याम तिवारी को मिलना है, कोई सलाह देना है। इतना भर है क्योंकि वो सम्मान करते हैं, प्रेम रखते हैं, कि जब मुझे लगे कि मेरे पास कोई विषय जिस पर बात करना है, या उनको लगे कि बात होना है, पर तब भी ये मेरे लिए आनंद का विषय है कि बहुत ज़्यादा देर बात नहीं होती। मतलब मुझे नहीं मालूम कि जब से वो मुख्यमंत्री बने या जब से मैं संस्कृत सलाहकार हूँ, तो उन्होंने मुझे कोई 2-4 घंटे का समय दिया होगा। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, बहुत होगा 15 मिनट। तो वो 15 मिनट वाले अवसर जो हैं बहुत थोड़े से हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो मैं कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर का जो भाव है, जिज्ञासा जो है,
और कई बार मैं जिस दिशा में सोच रहा हूँ तो कई बार वो कॉमन होता है। कुछ कोई विचार उनका है तो उसमें फिर क्या ज़्यादा समय लगता नहीं है कि आपको कुछ समझाना नहीं है जी और समझाने की मेरी कोई हैसियत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, बहुत सारे मामलों में उनको जानकारी भरपूर है। और ये अच्छी बात है, सौभाग्य है कि वो ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में है जो आज भी गंभीर स्वाध्याय के लिए अपना समय देते हैं। जी तो कई बार वो और जो बहुत सारी बैठकें होती हैं उसमें सारे जो अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं वो इसलिए लाजवाब भी हो जाते हैं कि जब वो सवाल करते हैं, जैसे अभी किसी प्रोग्राम के विषय से चैनल का था कि उन्हें शोले फिल्म का मैं शोले कहाँ ये पूछा होगा, तो ऐसे 50 सवाल वो करते हैं तो चूँकि उनके दिमाग में चलता रहता है जी। और अच्छी बात है। कई बार जैसे आपने कहा जिज्ञासा, तो मेरा सवाल भी यही था कि जब आप उनके पास जाते हो तो उनके पास पहले से बहुत सारे प्रश्न पहले से तैयार होते रहते हैं हैं। और वो एक जिज्ञासु के तौर पर प्रश्न होते हैं और अगर उनका उत्तर हमारे पास नहीं होता है तो वो स्वयं बताते हैं और तर्क शक्ति बहुत मजबूत है उनकी, है ना। तार्किक तौर पर उनके पास जवाब होते हैं। आप डॉक्टर है, गीता डॉक्टर की है बात करें, आप महाभारत की बात करते हैं। और डॉक्टर जो है वो नकल करके नहीं बने हैं जी और डॉक्टर बने एक विषय के नहीं बने, ठीक है उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की, जी लेकिन वो उसी विषय तक सीमित नहीं है, चाहे फिर वो तमाम विषय हैं, मेडिकल साइंस की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, खगोल विज्ञान की बात हो, तो तमाम उनकी पढ़ाई है, उनकी तैयारी है और वो उसके लिए आज भी समय देते हैं, ये बड़ी बात है। जैसे हमेशा वो बात करते हैं कि जैसे दुनिया का जो समय तय होता है वो ग्रीनविच से जीएमटी से तय होता है, ग्रीनविच मीन टाइम से, और मुख्यमंत्री अक्सर ये बात करते हैं कि उसमें भी एक्यूरेसी वैसी नहीं है जो एक्यूरेसी उज्जैन के पास से कालगणना होनी चाहिए, जैसा कि आपने अभी बताया भी था। तो उस कालगणना को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर वहां से समय की गणना होगी तो ये दुनिया के लिए, देश के लिए समय की एक्यूरेसी का बहुत बड़ा केंद्र उज्जैन बन के उभर सकता है। वो काम कर ही रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के पहले से कर रहे हैं वो। जी। जैसे डोंगला में जो वेधशाला का जो निर्माण कर रहे हैं तो वो भी है, उज्जैन में तारामंडल की तैयारी उनकी है और ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जी तो ये तब का विचार है जब वो मेरे मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे मंत्री भी नहीं थे और तब इस पर हम लोगों ने विचार शेयर किए और उनका इस दिशा में करना है और उनके समर्थन के बगैर हम लोग कर ही नहीं पाते। दिग्विजय सिंह के समय से लेकर शिवराज सिंह चौहान जी और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तक, इसके अलावा ऐसे कई लोग आपके पास मिलते हैं जिनकी विचारधारा अलग होती है, किसी की दक्षिणपंथी होती है, किसी की वामपंथी होती है, कोई मध्य मार्गी भी होता है, लेकिन डॉक्टर श्रीराम तिवारी संस्कृति के साथ कला का जुड़ाव भी होता है। आप में बड़ी कला बखूबी है कि आप सबके बीच संतुलन साध कर चलते हैं। कभी चुनौती कोई महसूस करते हैं इन विचारधाराओं के टकराव के बीच? आप कैसे संतुलन साधते हैं? जरूरत नहीं है, संतुलन की जरूरत ही नहीं है। यदि आप अपना काम, जैसे आप हाईवे पर आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप यदि ट्रैफिक के सारे नियम को मानते हुए चला रहे हैं, स्पीड यदि ठीक है तो आप गंतव्य तक पहुंचेंगे। दूसरी बात कि जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी का आपने जिक्र किया, तो यह अक्सर होता था ये राजनीतिक जीवन में, कामकाज के जीवन में, कि हर बार ये कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको ये समझाने की कोशिश हुई कि श्रीराम तिवारी संघ के आदमी हैं। तो अब जो भी लोग थे उसमें अब नाम नहीं लूँगा कि उसमें से एक सज्जन तो दिवंगत है, 2 सज्जन दिवंगत है, सॉरी, खैर, तो उन्होंने जो कहा तो उन्हें मानिए तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुना ध्यान से, तो उन्होंने कहा, सामने ने कहा कि श्रीराम तिवारी जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जबकि मैं कभी रहा नहीं, स्वयंसेवक में नहीं रहा, तो उन्हें पक्का, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा मतलब कि इंटीग्रिटी अनडाउटेड। तो उन्होंने भी जब तक उनका कार्यकाल रहा, जब तक मैंने उनका नौकरी की, उनका भी असंदिग्ध विश्वास मुझ पर रहा। इसलिए नहीं रहा कि मैं उनके घर कोई सब्जी लेके जाता था या पाँव दबाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उनने भी जो सांस्कृतिक बनक है, और आप को आश्चर्य होगा कि संस्कृति भवन में एक अकेला कार्यक्रम था, बाद में अभी अब तो मुख्यमंत्री की तरफ से कार्ड जाते हैं, शिवराज जी की तरफ से भी मैंने भेजे हैं, पर दिग्विजय सिंह जी की तरफ से पहली बार कार्ड गया मुख्यमंत्री के रूप में। तो मांगणियार जो गायक हैं, राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था और वो लोग परेशान थे, तो राणा खान और जो लोग थे, उनका कार्यक्रम करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से निमंत्रण गया है।
तो कहना मैं चाहता ये हूँ कि कोई भी राजनेता हो, यदि अच्छा विचार है, कपट नहीं है, धोखा नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उसको स्वीकार करते ही। एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि संस्कृति को लेकर, धर्म को लेकर, परंपरा को लेकर और वीर भारत न्यास के सचिव के तौर पर, न्यासी सचिव के तौर पर मौजूदा युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से हमारी परंपराओं से जुड़ा जा सकता है? नहीं, किस तरह से नहीं, उनको जुड़ना ही चाहिए। जी। तो कहते हैं कि कई बार कि भाई भारतीय ज्ञान की परंपरा की महफिल सजी हुई है, सज रही है, जी। जैसे मौका मिले जुड़ना चाहिए। तो ये है डॉक्टर मोहन यादव के सांस्कृतिक सचिव डॉक्टर श्रीराम तिवारी जी, जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात हमेशा की तरह रखते हैं, उतने ही स्पष्टता से संस्कृति, शासन, परंपरा और हमारे शास्त्रों के बीच जो गहन एक बारीक जो लकीर है, उस लकीर के जरिए कैसे हम मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक चेतना का एक बड़ा प्लेटफॉर्म देश और दुनिया में स्थापित कर सकते हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से अपने विचार भी रखे उन्होंने। और आगे जैसे जैसे मध्य प्रदेश में कई बड़े आयोजन होंगे, वैसे वैसे उनके ये काम, उनके ये विचार सामने आते जाएंगे और हम फिर इनसे एक बार मुलाकात करेंगे और फिर जब बैठेंगे तो उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना काम हुआ है और कितना करना बाकी है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।